हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको हम कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। यहाँ पे कोवेलेंसी सहसंयोजकता एक, इसके अलावा मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं कोवेलेंसी, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजकता। तो जितने भी एटम अपने जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया हुए हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा तो वो किस रीज़न से बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके रीज़न पे। तो सबसे पहला होता है स्टेबिलिटी। हर एटम स्टेबल होना चाहता है और उसी स्टेबिलिटी के कारण से वो आगे वो एक्शन करता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे मेन पॉइंट है जिसके कारण से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ये शेयरिंग करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया हुआ है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एग्जांपल जिसमें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। हमने लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p3। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने नाइट्रोजन लिए हुए हैं इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p3। अब इस नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से अष्टक नियम कहता है कि आउटर सेल या तो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए या फिर आउटर सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने चाहिए, तब वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसी स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एटम या फिर आयंस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको आवश्यकता है। इस वाले नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। इसीलिए ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, यानी कि जो भी इनके पास कमी है उसको एक दूसरे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में, ये p3 है, और इसके भी आउटर सेल में यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो इस तरह से इसके पास भी है 1 2 एंड 3। तो इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, शेयरिंग करेंगे, और इसी शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में काम कर रहा है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा उसकी कुछ कंडीशन है, उसकी कुछ शर्तें हैं। पहला ये कि दोनों जो एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होने चाहिए। पी ब्लॉक के एलिमेंट होने चाहिए। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एस ब्लॉक में पाया जाता है, उसके बाद भी वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मैंने आयनिक बॉन्ड में बताया था कि एक एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, एक पी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, तब आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, पी ब्लॉक के एलिमेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे सेकेंड, दोनों नॉन मेटल होना चाहिए। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे तो नॉन मेटल तो होगा ही। इसके बाद जो थर्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता। यहाँ पे न्यूक्लियस यदि अपने चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब हम क्या बोलेंगे कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, क्योंकि अपने चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है।
इसका भी रीज़न ये है कि आउटर सेल पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो पाएगी, शेयरिंग हो पाएगी। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे हाई हो एंड इक्वल हो, तभी क्या होगा, दोनों के बीच में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 शर्तें हैं, दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट होने चाहिए, दोनों नॉन मेटल होनी चाहिए और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो और इक्वल हो। अब इसके बाद अगर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कुछ गुण हैं। अब यहाँ पे जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था आयनिक बॉन्ड जिसमें होगा, उस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे और गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। आयोडीन जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन जो होंगे वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से ये डायरेक्शनल होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा या तो एक्स एक्सिस पे बनेगा या वाई एक्सिस पे बनेगा या फिर जेड एक्सिस पे बनता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग इसके बारे में मेरे दूसरे वीडियोस को आप लोग देखिएगा और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ये x, y और z ये ऐसा यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये x, y, z। तो जो भी ओवरलैपिंग होगा वो ओवरलैपिंग क्या होगा, या तो z एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा या x एक्सिस पे होता है। तो ओवरलैपिंग से ही कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन कैसे ऑर्बिटल्स, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, मतलब ये ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, और एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड तो वो ओवरलैपिंग से बनेगा और ओवरलैपिंग एक निश्चित डायरेक्शन पे होते हैं, एक्स, वाई या फिर जेड एक्सिस पे। इसीलिए हम इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं, यानी दैसिक बंध भी कहते हैं। अब सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब क्या हो जाएगा, चूँकि इसमें प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता इस तरह के कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रही, इसलिए यहाँ पे हम इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं, अध्रुवीय कहते हैं। अध्रुवीय यौगिक बनेगा, अध्रुवीय कंपाउंड बनेंगे। तो इस तरह के नॉन पोलर जो बॉन्ड है या जो इस तरह के नॉन पोलर कंपाउंड है वो किसी नॉन पोलर कंपाउंड में ही सॉल्युबल होता है। जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो इस तरह के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उसी में ही कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं वो आसानी से डिज़ॉल्व होते हैं, आसानी से सॉल्युबल होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, चूँकि इसमें प्लस या माइनस नहीं पाया जाता और ना ही इस तरह के कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो कि विद्युत का प्रवाह कर सके, इसीलिए इस तरह के कंपाउंड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं पाए जाते हैं, विद्युत का प्रवाह इसमें नहीं होता। ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें तो, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, मेल्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह के जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं किसी कंपाउंड में यदि हैं तो उस तरह के कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड से बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से आसानी से ये टूट सकता है।
तो इसलिए इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आसानी से टूट सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, इसकी लो हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शन, जाहिर सी बात है कोई भी एटम है या कंपाउंड है तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कई तरह के होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ मीडियम स्पीड से होते हैं, तो कोई बहुत फास्ट होता है। तो ये जो कंपाउंड है जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस से केमिकल रिएक्शन करेंगे, इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड जो होते हैं वे आसानी से केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गए कोवेलेंट बॉन्ड और इससे रिलेटेड कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा, और यदि आसानी से समझ में आया होगा तो इसका बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाइए और इसको नोट्स बना के अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें, जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो बेसिक चीज़ों पर हैं। इन वीडियोस को जो समझ लिया उसके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा, इसीलिए बेसिक जो टॉपिक हैं उस पर मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोग के बीच ला रहा हूँ। लेकिन जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, इसलिए ताकि आप मेरे वीडियो से अपडेट होते रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।